ठीक है, अप्रैल 1658। और देखिए अब जो युद्ध हो रहे हैं ये औरंगजेब से ही हैं। इस युद्ध में औरंगजेब प्लस मुराद ये एक साथ थे। इनका युद्ध हुआ दारा सिकोह के प्रतिनिधि राजा जसवंत सिंह प्लस कासिम खां। देखिए इस युद्ध में इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था और मतभेद का परिणाम यह हुआ कि कासिम खां ने युद्ध से पहले ही या युद्ध के दौरान इनसे मतभेद के चलते युद्ध में जो सहयोग हो सकता था वह सहयोग दिया ही नहीं और अंततः राजा जसवंत सिंह की पराजय होती है और बीच युद्ध से ही भाग खड़े होते हैं। मुगल शिविर को भी इन्होंने लूटा था। कहते हैं जब राजा जसवंत सिंह घायल अवस्था में मारवाड़ पहुंचे तो रानी ने इन्हें किले में घुसने ही नहीं दिया। रानी ने कहा कि पराजित राजपूत राठौर राजपूत का किले में प्रवेश नहीं हो सकता। आप विजेता होकर के आए होते मैं आपका स्वागत करती, या युद्ध के मैदान से आप शहीद होकर के आए होते मैं आपका स्वागत करती, लेकिन चूंकि पीठ दिखा के आए हैं युद्ध के मैदान से तो आपने राजपूत संपूर्ण राजपूताने का मान मर्दन किया है, इसलिए आपका किले में प्रवेश नहीं हो सकता। और फिर यहीं से जब वापस जाते हैं तो राजा जय सिंह की वजह से बाद में औरंगजेब के सहयोगी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध 8 जून 1658। ठीक है, 8 जून 1658। अब चूंकि यहां दारा की सेना पराजित हो चुकी थी तो अब दारा को अपना जो योग्यता है क्या उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, उसका भी तो प्रदर्शन करेंगे। तो अब या इस युद्ध में दारा सिकोह स्वयं नेतृत्व करते हैं सेना का, ताकि अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके औरंगजेब को पराजित किया जा सके। ठीक, यहां देखिए क्या होता है। यहां दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब प्लस मुराद, यहां पर ये पराजित हुए और यहां पर स्वयं दारा पराजित हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या दिक्कत नहीं हो सकती थी? दिक्कत होती। इस युद्ध में भी दारा पराजित हो चुके हैं। अब दारा के लिए मेन संभावना क्या थी कि दारा पराजित होने के बाद आगरा पहुंचे, वहां से परिवार बीवी बच्चे और संपत्ति ली और फिर वहां से दिल्ली पहुंचे, वहां से वो चीज़ें ली और कोशिश किया किसी तरीके से यहाँ निकल जाए। औरंगजेब के लिए अब आसानी थी, औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया जबकि शाहजहां वहाँ थे। आगरा से जैसे ही दिल्ली की तरफ बढ़ा दारा वहाँ से निकल गए, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया उसने। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। देखिए सामूगढ़ में जब दारा की पराजय हुई और दारा भागे वहाँ से, आगरा पहुँचे, आगरा पहुँचने के बाद अपने परिवार को लिया और दिल्ली निकल गए। यानी आगरा में अब दारा सिकोह नहीं है, शाहजहां हैं। औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया। ठीक, और अधिकार करने के बाद 21 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाया। यानी अब औरंगजेब शासक हैं। अब प्रश्न ये उठता है, पापा जिंदा थे फिर इनका राज्याभिषेक कैसा? अब तक तो आए थे कि चलो विधर्मी भाई से पापा को मुक्त करा देंगे,
यही तो उद्देश्य था। लेकिन हो क्या रहा है, पापा को विधर्मी भाई तो मुक्त करे, लेकिन खुद सुल्तान बन गए। यहाँ गलती थी, ये चीजें गलत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा युद्ध, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध जनवरी 1659। खजुआ का युद्ध जनवरी 1659। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, दारा शिकोह तो हार ही चुके थे दो युद्ध में। दारा शिकोह अब सहायता के लिए इधर उधर मड़रा रहे हैं, कहीं सहायता मिले। लेकिन सुलेमान शिकोह और मिर्जा राजा जय सिंह ने जिसे पराजित किया था, कौन, शाह शुजा, वो तो अभी खत्म नहीं हुआ था, बंगाली चला गया था। तो क्या शाह शुजा प्रयास नहीं करेगा कि औरंगजेब को हराएं और दिल्ली पर हमारा अधिकार हो जाए? औरंगजेब ने प्रयास किया। ठीक है, इलाहाबाद के पास यह युद्ध होता है। इसमें औरंगजेब, मीर जुमला, जसवंत सिंह, ये तीन वर्सेस शाह शुजा। इसमें शाह शुजा पराजित हुए, इनका पीछा किया गया और ये अराकान योमा की पहाड़ियों में भाग गए। ठीक है, अराकान योमा की पहाड़ियों में भागे, जहां पर पहाड़ियों ने इसकी हत्या कर दी। इस खजुआ युद्ध के पश्चात जसवंत सिंह ने औरंगजेब को धोखा दिया, और मुगल शिविर को लूट लिया। बाद में फिर माफी वाफी मांगी थी और चीजें रास्ते ढर्रे पर आई। ठीक है, तो ये चीजें हुई। लास्ट युद्ध जो है देवराई का युद्ध, पांचवा देवराई का युद्ध, मार्च 1659। 1659, मार्च 1659। ठीक, देवराई का युद्ध। देखिए इसमें क्या हुआ, अब तक दारा शिकोह की डेथ नहीं हुई थी और ये दारा शिकोह का अंतिम युद्ध है। ठीक है, कहते हैं अजमेर के पास ये युद्ध हुआ जिसमें दारा शिकोह बंदी बनाए गए। कहते हैं दारा शिकोह को आगरा लाया गया और यहाँ पर दारा शिकोह को एक न्याय समिति बनाई गई जिसमें विधर्मी घोषित करके मृत्युदंड दिया गया। लेकिन ये सोचा गया कि क्यों न थोड़ा सा बेइज्जत कर लिया दारा शिकोह को, तो बेइज्जत करने के लिए उसे नग्न किया गया और गधे पर बैठा करके, उल्टा करके, जैसे गधे की जिधर सिर होता है उधर इनकी पीठ कर दी गई और गधे की पूंछ की तरफ ये चेहरा करके, नग्न करके, मुंडा उंडा मुड़ा करके फिर इसको बैठाया गया। कहते हैं फटे वटे वस्त्र पहना था। और जब दिल्ली की सड़क पर घुमाया गया तो पब्लिक ने जब इसकी ये स्थिति देखी तो पब्लिक विद्रोह कर बैठी और कई सैनिकों को मार दिया। जब औरंगजेब को ये लगा कि अभी भी जनता दारा से इतना ज़्यादा प्रेम करती है तो ये विवाद हो सकती है, विद्रोह कहीं न कर दे पब्लिक, तो उसने तुरंत न्याय समिति बनाया, उसमें विधर्मी घोषित करके मृत्युदंड की बात की गई और सूफी शेख सरमद जो इसके सहयोगी थे, इन दोनों लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, पुत्र सुलेमान शिकोह जो पराजित हुए थे तो गढ़वाल भाग गए थे। कहते हैं वहां के सुल्तान से संबंध बना करके जहर दे करके उसकी भी हत्या करवा दी गई। ठीक है, तो युद्ध का जो क्रम है
वो पूछते हैं। ठीक है, तो एक कोई कोड वोड आप बना लीजिए जैसा भी अच्छा लगे। ठीक है, देखिए बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। ठीक है, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। ठीक, अब इसमें जो भी डेट हो 1658 से मार्च 1659, फरवरी 1659। ठीक है, फिर जुलाई जून 1658, मार्च 1658, ये फरवरी। ठीक है, ये मार्च नहीं, ये अप्रैल है, अप्रैल। ठीक, खजुआ जनवरी या फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 मई, जून। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 माह, यहाँ 2 माह, फिर यहाँ जनवरी, यहाँ 2 माह, यहाँ जून से जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 माह। ठीक, 2 माह, 2 माह, 6 माह, 2 माह। अब इस पे चीज़ें आ सकती हैं, डेट भी आपको हो सकती है। 2262 कोड हो गया, ये कोड याद रखिए। अब इसमें जो आपके युद्ध की स्थिति होगी, बध, ठीक, शाक, देवर, बध करो उस देवर का जिसकी कोई साख हो। बहुजाई के लिए है ये, बध करो उस देवर का जिसकी कोई साख हो। नाम आपको याद रहे बस। ठीक है, खाली याद रहे आपको। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि देवर सबसे लास्ट में है, बस 3 चीज। ठीक है, तो एक कोड हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कोड बनाया जाए यही आप याद करें। आप अपने हिसाब से जो कोड बनाएंगे वो जल्दी याद हो जाएगा अब इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये उत्तराधिकार युद्ध है। उत्तराधिकार के युद्ध के बाद अब शासन पर थे औरंगजेब, और देवराई युद्ध के पश्चात औरंगजेब ने अपना पुनः राज्याभिषेक करवाया। यानी मुगल काल में 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले कौन? औरंगजेब। शाहजहां की हम लोग थोड़ी सी और उपलब्धियां देख लें कि क्या क्या चीज़ें थी। चलिए, शाहजहां के लोक कल्याणकारी कार्य। किसके हैं ये? शाहजहां के। शाहजहां के लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है, जब शाहजहां के हम लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करते हैं तो इसमें हम ये लोग देखते हैं कि शाहजहां ने सिंचाई के संसाधनों को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसने रानी नहर, ठीक, रानी नहर का निर्माण जो है वो लाहौर तक करवाया। रानी नहर का निर्माण लाहौर तक करवाते हैं शाहजहां। लाहौर तक। ठीक है, दूसरा एक काम और किया इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित, तुगलक द्वारा निर्मित एक नहर जो थी जिसे नहर शाह कहा जाता था। नहर
शाह। इस नहर की मरम्मत करवाई थी, यानी साफ सफाई जो होती है इसकी मरम्मत कराई, और इसका नाम जो रखा वो नहर ए बहिश्त, बहिश्त नाम कर दिया। ठीक है, शाहजहां ने मरम्मत करवाई। ठीक, अब देखिए मोरलैंड ये कहते हैं शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति का युग था, यानी शाहजहां के समय में किसानों के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। शांति युग में ही तो वृद्धि होती है कृषि उत्पादों में, अगर शांति का युग ना हो तो फिर कृषि उत्पादों में वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए शाहजहां को किसानों का हितैषी कहते हैं। ठीक, ये पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, अगर आ जाए इधर तो ये इसके पहले आ चुका है। ठीक है, दूसरे देखिए गंगाधर लहरी, गंगाधर लहरी। ठीक है, गंगाधर लहरी, गंगाधर और गंगा लहरी, सॉरी, और गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ मिश्र। ठीक है, ये राजकवि थे शाहजहां के, यानी प्रारंभ में जो हम लोग शाहजहां की ये देखते हैं कि एक मुस्लिम कट्टरपन की बात, वो धीरे धीरे धारा का प्रभाव हो सकता है, उसकी वजह से धीरे धीरे वो एक उदार शासक, ऐसा शासक जो सभी सांप्रदायिक लोगों को एक साथ लेकर के चल सकता हो, सभी संप्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा हो, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहां फलित ज्योतिष में, क्या बात है यार, गलत हो जा रहा है, ज्योतिष में विश्वास करता था। ठीक है, देखिए राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष है, यह ध्यान रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए, व्यवस्था में सुधार करते हुए इन्होंने दो अलग जो जागीर थी मनसबदारी व्यवस्था में, उसमें दो अलग अलग जागीर डिवाइड कर दिए। ठीक है, कौन कौन सी? पहली सिसमाहा और दूसरी सीमाहा जागीर। दोनों में अंतर क्या था? जैसे ऐसी जागीर भी थी, मान लीजिए ये जागीर क्षेत्र है, जब किसी जमींदार को यहां पर या सूबादार को नियुक्त किया गया तो उससे बताया गया कि इस जागीर से 2000 रुपए राजस्व एकत्रित होते हैं, और उसी के आधार पर उसकी नियुक्ति हो गई। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां गया, कहां? जागीर क्षेत्र में, तब उसने देखा क्या कि यहां राजस्व की वसूली जो है वो 2000 न होकर के मात्र 1500 है। ठीक, तो ऐसी जो जागीर थी वो ये हो गई, सॉरी सिसमाहा नहीं, सीमाहा, ये हो गई। अब मान लो कि वहां पहुंचने के बाद जमींदार ने देखा कि उस जागीर की वसूली 2500 है, तो ये जो हुआ ये हो गया। ठीक है, तो ये दो अलग कर दिया। यानी पहले क्या होता, जागीर दे दिया या तुम उसी में जाओ खर्चा चलाओ, अगर कम वसूली हो तो ज़्यादा करो, ज़्यादा वसूली है तो चुप्पे से रख लो, कम थोड़े करना है वसूली। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने की, यानी इससे क्या होगा, लूट किसानों की जो थी वो बंद हो गई। ठीक, भूमिकर, भूमिकर तो हर जगह लिया गया, उसने 50% किया।
ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक, 50% चलो कर दिए हो, ठीक है। लेकिन इस भूमि कर से आय तो बढ़ गई, और ये आय हो गई 40 करोड़ रुपए। लेकिन अन्य जो कर थे उन करों को समाप्त करने का प्रयास बहुत ज्यादा नहीं किया था, जबकि करना चाहिए, औरंगजेब ने वहां किया। दूसरी चीज देखो, ये किया, साथ ही साथ जब्ती व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया था, और इसके स्थान पर रैयतवाड़ी जो बाद में आई, उस व्यवस्था को लागू किया था बिंदे ने। बाद में अंग्रेजों ने इसको बहुत अच्छे रूप में लागू किया, लेकिन उन्होंने एक प्रयास ये किया था, ठीक है। ये चीजें थी राजपूताने में, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि शाहजहां का काल कृषि उत्पादन की दृष्टि से समृद्धि का काल था भाई। और हम देखते हैं तो नहर वहर पर बहुत ज़्यादा सिंचाई चाहिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास अन्य मुगल शासकों के द्वारा बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, इसने किया, ठीक। फिर हम देखते हैं क्या, वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो वास्तुकला के क्षेत्र में भी शाहजहां जैसा दूसरा कोई मुगल शासक नहीं आता है। शाहजहां ने वास्तुकला में नए नए प्रयोग किए, और उसकी वास्तुकला के इन प्रयोग और पैसों की बर्बादी का ही परिणाम था कि मुगलिया सल्तनत औरंगजेब के पीरियड में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, क्योंकि जो भी राजस्व था, खजाना था, उसको ये खाली कर चुके थे, क्योंकि मात्र तहज महल के ही निर्माण में कई वर्ष लगे थे और काफ़ी पैसा व्यय हुआ था। तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, वो एक शौक़ होता है सबका। जैसे जहांगीर चित्रकला में बहुत पारंगत था, तो चित्रकला में चलो बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं आता है, लेकिन वास्तुकला के निर्माण में बहुत खर्चे आते हैं। ऐसा नहीं था कि अकबर ने नहीं किया। अकबर ने 3 महत्वपूर्ण किलों का निर्माण करवाया, इलाहाबाद, आगरा और लाहौर। इसके अलावा पूरी फतेहपुर सीकरी ही बनवा डाली, पूरा एक शहर ही बसा डाला उसने, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आई, तो ये थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें औरंगजेब के प्रारंभिक कार्य और उसका राज्यारोहण, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कल हम लोग पूरा औरंगजेब। चलिए, औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब। सोलह सौ अंठावन से 1707 औरंगजेब आलमगीर, ठीक है, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक, जिसके विषय में बहुत सी चीज़ें आती हैं, है ना। अब क्या क्या कहा जाए, क्यों इतने विद्रोह हुए इनके समय में, क्यों इन्होंने धार्मिक नीति में इस्लामिक कट्टरता का बात की, क्यों इसके समय मनसबदारी व्यवस्था फेल हो गई, क्यों यह दक्षिण भारत संपूर्ण विजित किया, क्यों यह मराठों से संबंध स्थापित नहीं कर पाए। अच्छा, ये सब चीज़ें थी। सिखों के विद्रोह, सतनामियों के विद्रोह, बंदीलों के विद्रोह, मराठों के विद्रोह, राजपूताना विद्रोह, वो राजपूत जो अकबर के समय से ही मुगलिया सल्तनत के सबसे वफादार मित्र होते थे, जिन्होंने मुगलिया साम्राज्य के स्थापित भारत में स्थापित करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, वो भी विद्रोही हो जाते हैं। मराठों का विद्रोह, हर मोर्चे पर विद्रोही विद्रोह थे, और इन्हीं विद्रोहों के कारण, आर्थिक दुर्बलता के कारण औरंगजेब अपनी मृत्यु तक साम्राज्य को तो बचाए रख सका, लेकिन अंदर से साम्राज्य इतना खोखला हो गया था कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही मुगलिया सल्तनत मात्र 10 वर्षों में कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, और 50 वर्षों में मुगलिया सल्तनत
कि सुल्तान कहीं न कहीं किसी न किसी के आश्रित थे ही। यहाँ तक कि मात्र बालाजी बाजीराव 5000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली चलाते हैं। तो इतनी कमजोरी हो गई थी, इतनी जल्दी पतन हुआ, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की देन थी। ठीक है, बात अब हम लोग औरंगजेब की करेंगे और ये देखेंगे कि औरंगजेब कैसे थे। ठीक है, औरंगजेब नाम का ही शाब्दिक अर्थ होता है ताज को सुशोभित करने वाला। ठीक है, तो जब नाम ही था ताज को सुशोभित करने वाला, तो भाई ताज क्यों नहीं मिलता। ठीक, मूल नाम मुहिउद्दीन। हाँ, शाहजहां का मूल नाम क्या था? शिहाबुद्दीन। याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और यहाँ शाहजहां शिहाबुद्दीन। ठीक है, अब इसकी अगर उपाधि देखें तो बड़ी उपाधियां हैं। उपाधि तो इतनी ज़्यादा है कि आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। कुछ उपाधि देख लेते हैं। शाही दरवेश, जिंदा पीर, इकलौता जिंदा पीर है जिसको ये कहते हैं जिंदा पीर। ठीक है, क्यों कहते थे जिंदा पीर? क्योंकि इस्लामिक नियमों का पूर्णतः पालन करता था। इतनी अच्छी तरीके से कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बहुत अच्छे से पालन करता था, इसी वजह से इसे जिंदा पीर कहा गया। ठीक है, आलमगीर, आलमगीर, हाफिज, बहादुर। नेपालियों के बहुत ज़्यादा नाम बहादुर मिलते हैं। ठीक है, अब इनका मूल नाम देखिए जिस नाम से ये राजगद्दी पर बैठा। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर शानी, आलमगीर बादशाह गाजी, आलमगीर बादशाह गाजी, यानी गाजी गद्दी पर जब बैठा तब इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये चीज़ें हैं। ठीक, शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर, हाफिज, बहादुर, ये इनके कुछ प्रमुख उपाधियां हैं। ठीक है, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार नहीं, 2 बार राज्याभिषेक होता है। ठीक है, चलिए औरंगजेब के हम लोग कुछ काम देखते हैं। सामाजिक कार्य देख लें इनके कुछ जो इन्होंने किए। ठीक है, खाफी खां जो इतिहासकार थे इनके समय, उनके अनुसार खाफी के अनुसार फर्स्ट शासक बनते ही इसने चुंगी और राहदारी, ठीक है, कहते हैं आसवाब, करों को हटा दिया। इसी आसवाब में चुंगी कर, ठीक, जिसे हम लोग पानडारी कहते थे, पानडारी व राहदारी, पानदारी व राहदारी। पानदारी है चुंगी कर और राहदारी है परिवहन कर। ठीक है, इन करों को हटाया। आसवाब कर कौन से होते हैं? आसवाब कर की जब हम बात करते हैं तो ये कौन से कर हैं? आसवाब कर से तात्पर्य है वे कर जो कृषि व धार्मिक कर से अतिरिक्त हों, यानी जजिया, जकात, खुम्स, खिराज, उस्र, ये इसमें नहीं आएंगे। इनके अतिरिक्त जो भी टैक्स वसूले जाएं, जो भी कर वसूले जाएं, वो आसवाब करों के अंतर आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है
लगभग 80 कर